लाखों साल पहले अफ्रीका के उन मैदानों में जहां न कोई शहर था न कोई घर, सिर्फ घना जंगल, खूंखार जंगली जानवर और इंसान बनने की राह पर चलता एक जीव। उस आदि मानव का जीवन आखिर था कैसा? वो जिंदा रहने के लिए क्या करता था और वो कौन सी चुनौतियां थीं जिनसे लड़कर वो उस प्रजाति में बदला जिसे आज हम इंसान कहते हैं। ये कहानी है हमारे उन सभी पुरखों की जिन्होंने लाखों साल तक अफ्रीका की धरती पर संघर्ष किया। ये कहानी है उस जिद की, उस हिम्मत की और उस दिमाग की जिसने एक कमजोर से जीव को इस ग्रह का सबसे सफल प्राणी बना दिया। तो चलिए आज वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं हमारे पुरखों के संघर्ष और जीत की ये हैरान कर देने वाली दास्तां। उस समय धरती पर आज के जैसा इंसान नहीं था। सिर्फ कुछ जीव थे जो पेड़ों से लटक कर जीते थे और किसी तरह बस अपनी जान बचाते थे। लेकिन वक्त बदला और धरती का चेहरा भी। अफ्रीका के विशाल जंगल धीरे धीरे सूखने लगे, नदियां सिकुड़ने लगीं और घने जंगल दूर दूर तक फैले घास के मैदानों में बदलने लगे। इस बदलती दुनिया में यहां रहने वाले जीवों के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो बदलो या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाओ। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। ये कहानी है एवोल्यूशन की, जिंदा रहने के संघर्ष की और उस पहली चिंगारी की जिसने हमें इंसान बनाया। अगर आप मानव विकास की इस रोमांचक और रहस्यमय यात्रा को देखने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको इतिहास की ऐसी ही गहरी और अनसुनी कहानियों में दिलचस्पी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां आप तक लाने में हमें वाकई बहुत मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। आज से करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका का नक्शा वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा हम आज जानते हैं। पूर्वी अफ्रीका का इलाका, जिसे हम ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं, एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा था। ये कोई छोटा मोटा भौगोलिक बदलाव नहीं था, बल्कि यही वो घटना थी जिसने हमारे विकास की कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तब ये इलाका घने उमस भरे जंगलों से ढका हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़ एक दूसरे से इतने मिले हुए थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। इन्हीं पेड़ों की डालियों पर हमारे सबसे शुरुआती पूर्वज यानी प्राइमेट्स रहा करते थे। उनके लिए ये पेड़ किसी जन्नत से कम नहीं थे। पेड़ों पर उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। नरम पत्ते, रसीले फल और कीड़े मकोड़े सब कुछ मौजूद था। साथ ही ये ऊंचाइयां उन्हें जमीन पर घूमते खूंखार शिकारियों से भी बचाती थीं। उनकी पूरी जिंदगी इन्हीं पेड़ों के इर्द गिर्द घूमती थी। वे एक डाली से दूसरी पर कूदते, खाते, सोते और अपने बच्चों को पालते। जमीन उनके लिए एक अनजान और खतरनाक जगह थी जिससे वे दूर ही रहते थे। लेकिन कुदरत कभी एक जैसी नहीं रहती। धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल की वजह से पूर्वी अफ्रीका की जमीन धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। विशाल पहाड़ों की ऐसी दीवारें खड़ी हो गईं जिन्होंने हिंद महासागर से आने वाली नम हवाओं का रास्ता ही रोक दिया। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि इस इलाके में बारिश कम होने लगी। लाखों साल तक चले इस धीमे मगर लगातार बदलाव ने उन घने जंगलों को सुखाना शुरू कर दिया। जंगल सिकुड़ने लगे और उनके बीच घास के बड़े बड़े खुले मैदान उभरने लगे, जिन्हें आज हम सवाना कहते हैं। अब पेड़ों के झुंड दूर दूर तक फैले थे और उनके बीच में थी अंतहीन लंबी घास। हमारे पुरखों के लिए यह किसी बड़ी आफत से कम नहीं था। उनका घर, उनके खाने का जरिया और उनकी सुरक्षा का कवच सब कुछ छिन रहा था। अब एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए उन्हें उस खतरनाक जमीन पर उतरना ही पड़ता था। और यहीं पर विकास का सबसे अहम नियम लागू हुआ, बदलो या मिट जाओ। जो प्रजातियां इस नए माहौल में खुद को ढाल नहीं पाईं, वे हमेशा के लिए खत्म हो गईं। लेकिन हमारे पूर्वजों के एक समूह ने इस चुनौती को कबूल किया। उन्होंने कुछ ऐसा करना शुरू किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने पेड़ों की दुनिया को छोड़कर दो पैरों पर चलकर इस नई और खतरनाक दुनिया यानी सवाना को अपना घर बनाने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन यही वो फैसला था जिसने हमें इंसान बनने की राह पर आगे बढ़ाया। ये उस महान सफर की शुरुआत थी जो उन्हें अफ्रीका के जंगलों से निकालकर दुनिया के कोने कोने तक ले जाने वाला था। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब हमारे किसी पुरखे ने पहली बार पेड़ों की सुरक्षा छोड़कर हमेशा के लिए जमीन पर रहने का फैसला किया होगा। वो डर और हिम्मत से भरा एक ऐतिहासिक लम्हा था। इसी दौर में लगभग 40 लाख साल पहले एक नई प्रजाति सामने आई जिसे विज्ञान आज ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जानता है। इसी प्रजाति की एक सदस्य थी लूसी, जिसका 32 लाख साल पुराना कंकाल हमें इथियोपिया में मिला था। लूसी को अक्सर इंसानियत की दादी कहा जाता है, क्योंकि उसके कंकाल ने ही हमें यह समझने में मदद की कि हमारे पुरखों ने दो पैरों पर चलना कैसे शुरू किया।
दो पैरों पर चलना, जिसे बाइपेडलिज्म कहते हैं, कोई मामूली बदलाव नहीं था। ये एक क्रांतिकारी कदम था जिसने हमारे भविष्य की नींव रखी। सोचिए, सवाना की उस ऊंची ऊंची घास के बीच चार पैरों पर चलने वाले जानवर दूर तक कैसे देख पाते होंगे। लेकिन जब हमारे पूर्वज अपने दो पैरों पर खड़े हुए तो उन्हें एक जबरदस्त फायदा मिला। वे घास के ऊपर से दूर दूर तक देख सकते थे। वे देख सकते थे कि खाना कहाँ मिलेगा और सबसे जरूरी कि कोई शिकारी कहाँ छिपा हो सकता है। इससे भी बड़ा फायदा यह हुआ कि दो पैरों पर चलने से उनके हाथ आजाद हो गए। अब इन हाथों का इस्तेमाल चलने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे जरूरी कामों के लिए किया जा सकता था। वे अपने बच्चों को गोद में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। वे खाना इकट्ठा करके वापस अपने समूह तक ला सकते थे। और यही हाथ भविष्य में पत्थर के औजार बनाने और आग को काबू करने वाले थे। दो पैरों पर चलना ऊर्जा बचाने के लिहाज से भी ज्यादा कारगर था, जिससे वे खाने की तलाश में लंबी दूरियां तय कर सकते थे। लेकिन इस नई दुनिया में जिंदगी आसान नहीं थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जिंदगी लगातार डर के साए में गुजरती थी। उनका कद छोटा था और उनके पास न तो नुकीले पंजे थे और न ही तेज दांत। सवाना का मैदान उस समय के कुछ सबसे खूंखार शिकारियों का घर था। डाइनोफेलिस जैसी कृपाण दांतेदार बिल्लियों, विशाल हाइना और पुराने शेरों के लिए हमारे ये पूर्वज एक आसान शिकार थे। वे शिकारी कम और शिकार ज्यादा थे। हर पल, हर झाड़ी के पीछे मौत छिपी हो सकती थी। रातें तो सबसे ज्यादा खतरनाक होती थीं, जब अंधेरे में शिकारियों की आंखें चमकती थीं। उनका भोजन ज्यादातर शाकाहारी था। वे फल, बीज, मेवे और जमीन के नीचे उगने वाले कंद मूल खाते थे। लेकिन वे पूरी तरह शाकाहारी भी नहीं थे। मौका मिलने पर वे किसी बड़े शिकारी के छोड़े हुए शिकार का बचा खुचा मांस भी खा लेते थे। शायद वे छोटे मोटे कीड़े, छिपकलियां या पक्षियों के अंडे भी खाते होंगे। वे फूड चेन में बहुत नीचे थे और हर एक निवाला मेहनत और खतरे से भरा होता था। ऐसे खतरनाक माहौल में अकेले जिंदा रहना नामुमकिन था। इसलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस छोटे छोटे पारिवारिक समूहों में रहते थे। इन समूहों में कुछ नर, कुछ मादाएं और उनके बच्चे होते थे। वे एक दूसरे की हिफाजत करते, खाने की जानकारी बांटते और मिलकर बच्चों की देखभाल करते। उनकी कोई भाषा तो नहीं थी, लेकिन वे हाव भाव, इशारों और अलग अलग आवाजें निकालकर एक दूसरे से बात करते थे। वे एक दूसरे को खतरे से आगाह करते या बताते कि खाना किस तरफ है। ये मिलजुल कर रहना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने पेड़ों को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। रात में सुरक्षा के लिए वे अक्सर पेड़ों पर ही चढ़ जाते थे। जमीन उनका नया घर थी, लेकिन पेड़ अब भी एक जरूरी पनाहगाह थे। लूसी और उसकी प्रजाति ने वो पहला और सबसे मुश्किल कदम उठाया था जिसने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। लाखों साल के संघर्ष और बदलाव के बाद करीब 23 लाख साल पहले अफ्रीका के मंच पर एक नए किरदार का आगमन हुआ। ये था होमो हैबिलिस, जिसका लैटिन में मतलब है हुनरमंद इंसान या औजार बनाने वाला। ये नाम इसे इसलिए मिला क्योंकि इस प्रजाति ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो धरती पर पहले किसी जीव ने नहीं किया था। इसने सोच समझकर एक योजना के साथ पत्थर के औजार बनाए। ये इंसानियत के इतिहास की पहली तकनीकी क्रांति थी। होमो हैबिलिस का दिमाग ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मुकाबले करीब 50% बड़ा था। इस दिमागी ताकत ने उन्हें बेहतर सोचने, समस्याएं सुलझाने और अपने हाथों का और भी कुशलता से इस्तेमाल करने की काबिलियत दी। उन्होंने महसूस किया कि उनके कुदरती हथियार, दांत और नाखून, शिकारियों का सामना करने या कठोर चीजों को खाने के लिए काफी नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने सीखा कि अगर एक सख्त पत्थर को नदी के दूसरे गोल पत्थर पर सही एंगल से मारा जाए तो उससे एक तेज धार वाला टुकड़ा अलग हो सकता है। यह साधारण सा दिखने वाला पत्थर का टुकड़ा, जिसे आज हम ओल्डोगन टूल कहते हैं, उस जमाने का सबसे आधुनिक हथियार था। यह इंसानी हुनर का पहला सबूत था। इन औजारों ने होमो हैबिलिस के लिए संभावनाओं की एक नई दुनिया खोल दी। अब वे सिर्फ फल और पत्ते खाने पर निर्भर नहीं थे। इस तेज धार वाले पत्थर से वे किसी बड़े जानवर के मृत शरीर की मोटी चमड़ी को काट सकते थे, जिसे उनके दांत नहीं फाड़ सकते थे। वे मांस के टुकड़े कर सकते थे और सबसे बड़ी बात, वे जानवरों की हड्डियों को तोड़कर उसके अंदर मौजूद कीमती और पोषक तत्वों से भरपूर गूदे तक पहुंच सकते थे। ये गूदा ऊर्जा और फैट का खजाना था। ये वो सुपर फूड था जिसने हमारे पुरखों के दिमाग के विकास को और रफ्तार दी। मांस और गूदे से मिलने वाली ज्यादा कैलोरी ने उनके दिमाग को बड़ा और ज्यादा जटिल बनने में मदद की। एक बड़ा दिमाग बेहतर औजार बनाने की काबिलियत देता था और बेहतर औजार बेहतर भोजन तक पहुंच देते थे, जिससे दिमाग और भी विकसित होता था।
ये एक ऐसा चक्र था जिसने हमारे विकास को तेजी दी। होमो हैबिलिस अब सिर्फ दूसरों का छोड़ा हुआ खाने वाला जीव नहीं था। इन औजारों के साथ वे छोटे जानवरों का शिकार भी कर सकते थे। शायद वे झुंड में काम करते, किसी छोटे हिरण या जानवर को घेरते और पत्थरों से उस पर हमला करते। इन औजारों का इस्तेमाल वे अपनी रक्षा के लिए भी कर सकते थे। हालांकि वे अब भी किसी बड़े शिकारी का सामना नहीं कर सकते थे, लेकिन औजारों से लैस एक झुंड यकीनन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उनकी सामाजिक जिंदगी भी अब और जटिल हो रही थी। औजार बनाना एक ऐसा हुनर था जिसे सीखना पड़ता था और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना पड़ता था। शायद समूह के तजुर्बेकार सदस्य नौजवानों को पत्थर के औजार बनाना सिखाते होंगे। ये ज्ञान का पहला सांस्कृतिक लेन देन था। वे अब भी छोटे घुमंतू समूहों में रहते थे जिन्हें बैंड कहा जाता था। एक जगह खाना खत्म हो जाने पर वे नई जगह चले जाते थे। होमो हैबिलिस के एक समूह की कल्पना कीजिए। दिन में कुछ लोग औजार बना रहे हैं, कुछ आसपास से खाने पीने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ दूर आसमान पर नजर गड़ाए हैं। गिद्धों के झुंड को देखकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई ताजा शिकार तो नहीं पड़ा है। उन्हें अपनी अक्ल और अपने बनाए औजारों पर भरोसा था। होमो हैबिलिस ने यह साबित कर दिया था कि जिंदा रहने के लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत ही नहीं, बल्कि दिमागी ताकत भी जरूरी है। उन्होंने उस रास्ते पर पहला पत्थर रखा था जिस पर चलकर भविष्य में इंसानी सभ्यता की शानदार इमारत खड़ी होने वाली थी। अगर पत्थर के औजार इंसानियत की पहली तकनीकी क्रांति थे, तो आग पर काबू पाना अब तक की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी क्रांति थी। इस क्रांति का श्रेय जाता है होमो इरेक्टस को, जिसका मतलब है सीधा खड़ा होने वाला इंसान। ये प्रजाति करीब 18 लाख साल पहले अफ्रीका में उभरी। वे होमो हैबिलिस से लंबे थे। उनका शरीर आज के इंसानों जैसा था और उनका दिमाग और भी बड़ा और ताकतवर था। होमो इरेक्टस ही वो प्रजाति थी जिसने आग के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। शुरुआत में आग एक डरावनी और विनाशकारी चीज थी। हमारे पुरखों ने इसे कुदरती तौर पर देखा होगा, जब बिजली किसी सूखे पेड़ पर गिरती थी या जब जंगल में आग लगती थी। वे देखते थे कि कैसे आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है और सारे जानवर उससे डर कर भागते हैं। आग का मतलब था खतरा, तबाही और मौत। वे भी उससे डरते थे और दूर रहते थे। लेकिन होमो इरेक्टस के किसी दिलेर समूह ने इस डर पर काबू पाया। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि ये कैसे हुआ। शायद किसी जंगल की आग के बाद उन्होंने देखा कि एक जलती हुई टहनी अब भी सुलग रही है। शायद किसी ने हिम्मत करके उसे उठाया और महसूस किया कि वो गर्मी देती है। उन्होंने सीखा कि अगर इसमें सूखी पत्तियां और टहनियां डाली जाएं तो ये जिंदा रहती है। ये आग को खोजने का नहीं, बल्कि उसे काबू करने का पहला कदम था। दक्षिण अफ्रीका की वंडरवर्क गुफा में हमें 10 लाख साल पुराने जले हुए पौधों और हड्डियों के निशान मिले हैं, जो आग के नियंत्रित इस्तेमाल का सबसे पुराना मजबूत सबूत है। आग पर काबू पाने ने होमो इरेक्टस की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। इसके फायदे किसी चमत्कार से कम नहीं थे। आग ने उन्हें ठंडी रातों में गर्म रखा। अब वे सिर्फ गर्म इलाकों तक ही सीमित नहीं थे, वे ठंडे मौसम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी जिंदा रह सकते थे। रात के अंधेरे में कोई भी शिकारी जलती हुई आग के पास आने की हिम्मत नहीं करता था। आग एक अनदेखे सुरक्षा कवच की तरह थी, जिसके घेरे में पूरा समूह सुरक्षित महसूस कर सकता था। गुफा के मुहाने पर जलती आग का मतलब था कि वे रात में चैन से सो सकते थे, इस डर के बिना कि कोई खतरनाक जानवर अंदर आ जाएगा। आग पर मांस या कंदमूल को पकाने से वे नरम, स्वादिष्ट और पचाने में आसान हो जाते थे। कच्चा मांस चबाने में बहुत ताकत लगती थी, लेकिन पका हुआ मांस आसानी से पच जाता था और शरीर को ज्यादा पोषक तत्व देता था। खाना पकाने से भोजन में मौजूद जहरीले बैक्टीरिया और कीटाणु भी मर जाते थे, जिससे वे कम बीमार पड़ते थे। बेहतर पोषण के इस धमाके ने उनके दिमागी विकास को एक नई उड़ान दी। हमारे विशाल दिमाग का विकास शायद पके हुए भोजन के बिना मुमकिन ही नहीं था। आग ने उनके दिन को लंबा कर दिया। सूरज डूबने का मतलब अब दिन का अंत नहीं था। आग की रोशनी में वे रात में भी औजार बना सकते थे, एक दूसरे से बात कर सकते थे और सामाजिक रिश्ते मजबूत कर सकते थे। आग सिर्फ एक औजार नहीं थी, यह समुदाय का केंद्र बन गई। अलाव के चारों ओर समूह के सदस्य इकट्ठा होते थे। वे साथ में खाना खाते, दिन भर के तजुर्बे साझा करते और एक दूसरे के साथ अपने बंधन को मजबूत करते। यही वो जगह थी जहां कहानियों, ज्ञान और संस्कृति का जन्म हुआ। आग की इसी ताकत के दम पर होमो इरेक्टस पहले महान खोजकर्ता बने। आग की गर्मी और सुरक्षा ने उन्हें वो आत्मविश्वास दिया जिससे वे अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप जैसे नए और ठंडे महाद्वीपों की ओर कदम बढ़ा सके। वे जहां भी गए, आग को अपने साथ ले गए। ये उनकी मशाल थी,
जो इंसानियत को अंधेरे से निकालकर एक नई सुबह की ओर ले जा रही थी। होमो इरेक्टस और उनके बाद आई इंसानी नस्लों के हाथ में अब दो शक्तिशाली हथियार थे, पत्थर के बेहतर औजार और आग पर काबू। इन ताकतों के साथ वे अब सिर्फ बचा खुचा खाने वाले या छोटे मोटे शिकारी नहीं रहे, वे फूड चेन में ऊपर उठकर एक बड़े शिकारी बनने की राह पर थे। लेकिन ये कामयाबी अकेले हासिल नहीं की जा सकती थी। इसने हमारे पुरखों की जिंदगी के सबसे जरूरी पहलू को जन्म दिया, सहयोग और एक संगठित समाज। उन्होंने एचुलियन हैंडएक्स जैसे ज्यादा उन्नत औजार बना लिए थे। ये नाशपाती के आकार के दोनों तरफ से तराशे गए औजार थे, जो काटने, खोदने और खुरचने के लिए बेहतरीन थे। इन औजारों और आग की मदद से वे अब बड़े जानवरों का शिकार करने में भी माहिर हो गए थे, जैसे कि प्राचीन हिरण, जंगली घोड़े और यहां तक कि विशालकाय हाथी भी। लेकिन एक विशाल जानवर का शिकार करना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं थी। इसके लिए चाहिए थी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन और सबसे बढ़कर टीम वर्क। यहीं पर मिलकर शिकार करने की कला का जन्म हुआ। एक शिकार के मंजर की कल्पना कीजिए। होमो इरेक्टस का शायद 15 से 20 लोगों का एक झुंड चुपचाप एक विशाल जानवर का पीछा कर रहा है। वे इशारों और धीमी आवाजों में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वे सिर्फ जानवर के पीछे नहीं भाग रहे, वे एक प्लान पर काम कर रहे हैं। उनका मकसद जानवर को डराकर एक ऐसी जगह ले जाना है जहां वो फंस जाए, जैसे कोई दलदल, गहरी खाई या चट्टान का किनारा। झुंड के कुछ लोग जानवर को एक दिशा में हाँकते हैं, जबकि दूसरे घात लगाकर सही मौके का इंतजार करते हैं। जब जानवर फंस जाता है तो वे सब मिलकर नुकीले भालों और पत्थरों से उस पर हमला कर देते हैं। ये एक जानलेवा काम था। कई शिकारियों को इस दौरान गंभीर चोटें आती थीं या उनकी जान भी चली जाती थी। लेकिन जब शिकार कामयाब होता था तो इनाम बहुत बड़ा होता था। एक विशाल जानवर का मांस कई दिनों तक पूरे झुंड का पेट भर सकता था। इस कामयाबी ने समाज की नींव को और मजबूत किया। शिकार से मिले मांस को अकेले नहीं खाया जा सकता था, इसे पूरे झुंड में बांटना पड़ता था। इस बंटवारे ने आपसी भरोसे और एक दूसरे पर निर्भरता की भावना पैदा की। जिसने आज शिकार किया है, कल कोई और उसकी मदद करेगा। यही आपसी सहयोग उस शुरुआती समाज का गोंद था जिसने सबको एक साथ जोड़े रखा। इसी दौरान समाज में काम का पहला बंटवारा भी दिखाई देने लगा। आमतौर पर पुरुष, जो शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर थे, शिकार जैसे खतरनाक काम करते थे। वहीं महिलाएं समूह के ठिकाने के पास रहकर फल, मेवे, कंदमूल इकट्ठा करती थीं और बच्चों की देखभाल करती थीं। ये कोई सख्त नियम नहीं था, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने समूह के जिंदा रहने की संभावनाओं को बढ़ा दिया। महिलाओं द्वारा इकट्ठा किया गया भोजन भी उतना ही जरूरी था, क्योंकि शिकार हर दिन कामयाब नहीं होता था। इस जटिल सामाजिक जीवन और मिलकर शिकार करने के लिए एक बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत थी। सिर्फ इशारों और कुछ आवाजों से एक मुश्किल शिकार की योजना बनाना मुमकिन नहीं था। यहीं से भाषा के विकास की शुरुआत हुई। धीरे धीरे हमारे पुरखों ने ज्यादा जटिल ध्वनियों और शब्दों को विकसित किया होगा, ताकि वे प्लान या कल जैसे विचारों को समझा सकें। उनके रहने के ठिकाने भी अब ज्यादा स्थायी हो रहे थे। वे गुफाओं या चट्टानी पनाहगाहों में रहते थे, जो उन्हें मौसम और शिकारियों से बचाते थे। इन घरों में जिंदगी का एक तय रूटीन था। दिन में शिकार और भोजन इकट्ठा होता था और शाम को सभी आग के चारों ओर जमा होते थे। यहां वे खाते थे, औजारों की मरम्मत करते थे और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। ये एक ऐसा समाज था जहां हर सदस्य की एक भूमिका थी और हर कोई समूह के लिए जरूरी था। ये वो मॉडल था जिसने भविष्य में गांवों, कस्बों और आखिरकार शहरों को जन्म दिया। हमारे पुरखों ने सीख लिया था कि एकता में ही शक्ति है, और ये सबक आज भी उतना ही सच है। अफ्रीका में शुरू हुई ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद हमारे पूर्वजों होमो सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर कदम रखा और पूरी दुनिया में फैल गए। अगर आप इंसानी विकास की इस दिलचस्प कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि इन आदि मानवों का सामना जब निएंडरथल जैसी दूसरी इंसानी प्रजातियों से हुआ तो क्या हुआ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें। अब आपकी बारी। हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आदि मानव की जिंदगी की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा हैरान करती है। क्या ये औजार बनाने की उनकी काबिलियत थी, आग पर उनका काबू था, या खूंखार शिकारियों के बीच जिंदा रहने का उनका संघर्ष? हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी। देखने के लिए धन्यवाद।